कब चालू। नमस्कार साथियों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के एक महत्वपूर्ण सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है जल प्रदूषण एवं उससे होने वाली बीमारियां। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जल की क्या भूमिका है, इस कथन से इसका महत्व लगाया जा सकता है कि कहा गया है कि जल ही जीवन है। हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, नहाना, धोना, भोजन करना, कृषि कार्य, साफ सफाई, सब में जल का महत्व होता है। लेकिन अगर से हम प्रदूषित जल पीते हैं तो हमारा जीवन ढेर सारी कठिनाइयों से जुड़ जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि क्या है जल प्रदूषण और कौन सी बीमारियां इससे होती हैं। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जल प्रदूषण क्या है? सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है जल प्रदूषण क्या है। इसका सटीक उत्तर है कि जल में अवांछनीय और हानिकारक तत्वों के द्वारा जल का अवांछनीय एवं हानिकारक तत्वों द्वारा दूषित होना, ये कहलाता है जल का प्रदूषण। ठीक है। तो जल प्रदूषण के बाद जल के बारे में जो अवेयरनेस है बढ़ाने के लिए हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2026 की जो थीम है, क्या 2026 की जो थीम है जल एवं लैंगिक समानता। तो ध्यान रखिएगा कि जल एवं लैंगिक समानता 2026 की थीम है। हो सकता है आपकी परीक्षाओं में इसको पूछ लिया जाए। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे जो है ये थीम बनाई गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जल लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। ठीक है, दूर दराज एरिया में महिलाओं को ही जल लाने की जिम्मेदारी होने की वजह से उनको ढेर सारी समस्याएं होती हैं। गर्दन मुड़ जाना और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और इससे उनका क्या होता है कि अब उनके जीवन का ढेर सारा समय जल लाने में ही निकल जाता है। तो इसलिए उनको अवसरों से वंचना उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इस वर्ष का जो थीम है जल एवं लैंगिक समानता। ठीक है, अब चलते हैं हम जल प्रदूषण के क्या कारण है। ठीक है, तो इसके दो कारक हो सकते हैं, एक प्राकृतिक कारक है और दूसरा है मानवजनित कारक। प्राकृतिक कारकों की हम अगर से चर्चा करें तो बहुत सारे कारक हैं, जैसे चट्टानों का टूटना, मिट्टी का जो है टूटना, और भी बहुत सारे हवा जल के द्वारा। ठीक है, ये प्रदूषण होता रहता है। लेकिन हमारा जो सबसे मुख्य फोकस है आज का, वो है मानवजनित प्रदूषण। ठीक है, मानवजनित प्रदूषण। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पर एक शब्द लिखा हूं, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि मानव जनित जो प्रदूषक है, ठीक है, या मानव जनित जो क्रियाकलाप है, उनके लिए हम क्या जो है शब्द यूज करते हैं, तो वो है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक याद रखिएगा। इसी से और एक चीज याद आया, इसको भी पूछा गया है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो है ये एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य का अध्ययन करता है या मानव का अध्ययन करता है। दोनों ही तथ्य आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। एंथ्रोपो मतलब होता है मानव। ठीक है, लैटिन भाषा का यह शब्द है। अब चलते हैं कि मानव जनित जो समस्याएं उत्पन्न की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। उनकी यहाँ पर 3 श्रेणियां हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, जिसमें उद्योगों के द्वारा जो निकलने वाला कचरा होता है, जिसमें ये धातुएं होती हैं, सीसा, पारा, साइनाइड और भी बहुत सी विषैली धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा घरेलू सीवेज, जो हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, उसमें ढेरों रसायन और कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जल में मिल करके क्या करते हैं, जल को दूषित कर देते हैं।
तीसरा क्रियाकलाप है कृषि रसायन। ठीक है, हमारे खेती के काम में जो है आजकल यूरिया, फास्फेट और बहुत सारे उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो बह करके धीरे धीरे जल स्रोतों में मिल जाते हैं। इस कारण क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये कारक रहे जो जल के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अब हम चलते हैं जल के प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। ठीक है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अभी देखते हैं कि जल जनित बीमारियां किस तरह की हो सकती हैं। इसमें है बैक्टीरिया। अगर से जल में हमारे बैक्टीरिया है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हैजा। ठीक है, हैजा जिसको बाइवीडियो कालरी नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है, एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, बड़े पैमाने पर पहले जो है इसने एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित किया। ठीक है, हैजा। दूसरे नंबर का है दूषित जल पीने से टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, दूषित जल पीने से टाइफाइड हो जाता है। ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। तीसरी जो समस्या है बैक्टीरिया के द्वारा ही क्रिएट की जाती है, जिसका नाम है पेचिस। ठीक है, खतरनाक स्थिति होती है। इसमें जो है आंतों से खून भी आने लगता है। ठीक है, तो ये तीनों समस्याएं किसकी है, जल जनित समस्या है, जल प्रदूषण से की समस्या है। फिर उसके बाद जल में अगर सिर्फ वायरस पाया जा रहा है, विषाणु पाया जा रहा है, तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो वो है हेपेटाइटिस ए और ई। ठीक है, हेपेटाइटिस सामान्य रूप में जिसको हम लोग पीलिया के रूप में देखते हैं, वो भी एक जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। इसके अलावा है पोलियो। ठीक है, यद्यपि टीकाकरण के कारण आज इस रोग पे बहुत हद तक रोक लगा दी गई है, लेकिन ये भी जल प्रदूषण या प्रदूषित जल पीने से ही होने वाली एक बीमारी थी। ठीक है, अब हम जो आज हमारे कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषण है, ठीक है, वो है औद्योगिक प्रदूषकों से होने वाली गंभीर बीमारियां। औद्योगिक प्रदूषकों से होने वाली गंभीर बीमारियां, ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है। ठीक है, हर वर्ष लगभग जो है इस पे प्रश्न जो है बनाए जाते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो सबसे पहला औद्योगिक प्रदूषण, जो औद्योगिक, ठीक है, उद्योगों से निकलने वाला जो पानी होता है या कचरा होता है, उनमें इन भारी धातुओं का जो है मिलना होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ये धातुएं हो सकती हैं, पारा। ठीक है, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है आर्सेनिक, नाइट्रेट, सीसा, बेंजीन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पारा, पहले हम बात करते हैं पारा। ठीक है, इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो पारा जो है इससे होता है मिनी माटा रोग। ठीक है, मिनी माटा रोग पारा मिथाइल मरकरी के रूप में जो है चला जाता है जीवों में, और तंत्रिका तंत्र पे क्या करता है, बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसका कारण क्या, इसका परिणाम क्या होता है, हाथ पैरों में सुन्नपन होता है। ठीक है, कभी कभी तो जो है कोमा की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो मित्रों ये याद रखिएगा, पारा और मिनी माटा। ठीक है, तो जिनको न याद हो रहा हो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग जो है करेंगे, यहाँ रुकेंगे। पारा मतलब होता है, लोग कहते हैं अरे भैया उनका पारा बड़ा हाई है। पारा हाई होने का मतलब बहुत गुस्सा होना। तो गुस्सा कौन होती है, देखिए राम जी के ऊपर उनकी छोटी माता गुस्सा हो गई थी, कौन, कैकेयी, पारा मिनी माता। ठीक है, याद रहेगा ये। दूसरा है कैडमियम। कैडमियम ये भी एक भारी धातु है। इससे इसके प्रभाव से जब ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो एक रोग हो जाता है, इटाई इटाई। ठीक है, कौन सा रोग, इटाई इटाई। जापानी भाषा में इसको आह आह आउच आउच भी कहा जाता है। इटाई इटाई मतलब दर्द होता है।
कैडमियम से जब इटाई हो जाता है तो प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसकी हड्डियों में बहुत तेज दर्द हो जाता है और हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हल्का से चोट लगने पर या मुड़ जाने पर भी क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, हड्डियों में तेज दर्द होता है और ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि जैसे कैडमियम जो पहली बार सुने हैं साथी उनके लिए कैडमियम थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तोड़िएगा, कैड और मियम। कैद माने जेल में, और मियम मतलब लोग कहते हैं पति को मियाँ भी कहते हैं, मियाँ और बीवी। ठीक है, कैद में मियाँ है तो, लेकिन कैद में भी उनका सूट बूट जो है नहीं घट रहा है, हमेशा टाई लगा करके रहा है। कैसे, टाई। ठीक है, कैद में मियाँ टाई लगा करके। अच्छा, ये कैडमियम बैटरी उद्योगों में अपशिष्ट के रूप में आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कैडमियम इटाई। ठीक है, तीसरा है फिर आर्सेनिक। ठीक है, धातु गलाने वाले उद्योगों से ये जो है धातु गलाने वाले उद्योगों से ये आर्सेनिक निकलता है। ठीक है, आर्सेनिक जो है इसको संखिया भी कहा जाता है, संखिया। ठीक ना, संखिया। तो आर्सेनिक इससे होने वाली जो रोग है वो है ब्लैक फुट, याद रखिए। तो आर्सेनिक ब्लैक फुट, इसको हम कैसे सेट करेंगे, तो आर को छोड़ दीजिए, बाकी इसको सैनिक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सैनिक। तो सैनिक हमारे जो भी हैं वो हमेशा पैरों में अपने किस कलर का जूता पहनते हैं, फुट में ब्लैक कलर का ना। तो ब्लैक कलर का जूता होने की वजह से इस बीमारी को हम बैठा लेंगे ब्लैक फुट और सैनिक। ठीक है, सेट हो जाएगा कि नहीं, सैनिक और ब्लैक फुट। ठीक है, होता क्या है इसमें, पैरों की जो पैरों में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। पैरों में जो वाहिकाएं होती हैं क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। इससे पैर काला होकर के सड़ने लगता है। पैर क्या हो जाता है, काला होकर के सड़ने लगता है, जिससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या तो ये जो प्रभावित अंग है या पैर है उसको क्या करना पड़ता है, कटवाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं नाइट्रेट पर। ठीक, पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब समझेंगे कि नाइट्रेट कहां से आता है। तो हमारे खेती किसानी में जो है नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। किसका, नाइट्रोजन उर्वरकों, जैसे हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में जो है हमारे जल निकाय, झील में, नदी में, तालाबों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट, ये नाइट्रेट जब जो है छोटे बच्चे, जो अभी छोटा बच्चा है, बिल्कुल नवजात है या 6 महीने से कम है। ठीक है, तो होता क्या है कि उसके पेट में जब ये जाता है, ठीक है, तो नाइट्राइट आयन में बदल जाता है। इसमें नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये रक्त में हमारे पाया जाता है हीमोग्लोबिन, सभी लोग जानते हैं, इसका टेस्ट किया जाता है। रक्त में जब हीमोग्लोबिन, ठीक है, नाइट्राइट जो आयन है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से जब क्रिया करता है तो बनाता है क्या, मेट हीमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा, इस रोग को मेट हीमोग्लोबिनिया भी कहते हैं। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिना। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन, इसको ऐसे याद रखिएगा, मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब ये मेट हीमोग्लोबिन बन जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन से जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ 4 ऑक्सीजन के परमाणु को जोड़ करके हमारे शरीर के कोशिकाओं और ऊतकों तक जो है ऑक्सीजन का संवहन करता है। लेकिन जब ये
नाइट्रेट से क्रिया कर लेता है, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है। इससे जो है क्या होता है, ऑक्सीजन का संवहन नहीं होता। तो जब ऑक्सीजन का संवहन नहीं होता है तो हमारे ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है। कोशिकाएं ऑक्सीजन के अभाव में क्या होने लगती हैं, मृत होने लगती हैं, और शरीर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हम याद कैसे करेंगे, देखिए, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट को थोड़ा सा तोड़िए, नाइट्रेट, टेट को हम टेट भी कर लेंगे, टीईटी वाला टेट। तो कोई आदमी जो है जल्दी से जो है इस समय टेट का नाम जब सुन लेता है तो उसको ये मन में आता है कि नहीं, ये टेट नहीं होना चाहिए, नाइट्रेट, ठीक है। इस टेट का नाम भी जो है सुनने पर जो है हमारे चेहरे कैसे पड़ जाते हैं, ब्लू पड़ जाते हैं, नीला पड़ जाता है, ठीक है, ब्लू यानी नीला हो जाता है। तो इस तरह से नाइट्रेट को किसी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। आगे है सीसा। जल में अगर से लेड यानी सीसा की मात्रा हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण को क्या करता है, रोकता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण को क्या करता है, रोकता है। इसलिए जो है एक रोग हो जाता है जिसको हम कहेंगे रक्त की कमी, ठीक है। रक्त यानी खून की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया। खून की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया। तो सीसा से जो है एनीमिया को याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि सीसा देखने पर हमको लगा कि जो है हमारे शरीर में खून जो है क्या हो गया है, कम हो गया। कैसे पता चला, जब हमने सीसा में देखा, लेड बता, लेड, ठीक है ना, तो सीसा को लेड भी कहा जाता है, लेड। आगे एनीमिया रोग हो जाता है। फिर हम चलेंगे, छठा हमारा जो बहुत ही खतरनाक जो है कारक है, विषैला तत्व है, उसका नाम है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। ये इससे क्या होता है, रक्त कैंसर हो जाता है, ठीक है। बेंजीन नामक जो खतरनाक तत्व है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस सिगरेट के धुएं में, और पेट्रो रसायनों में जो गंध आती है वो बेंजीन की होती है, ध्यान रखिएगा। सिगरेट के धुएं में और पेट्रो रसायनों की गंध में बेंजीन जैसा विषैला और खतरनाक तत्व उपलब्ध होता है, ठीक है। फिर बेंजीन का उपयोग कहाँ करते हैं, उद्योगों में इसको सॉल्वेंट के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे उद्योगों में इसका प्रयोग सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। बेंजीन जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो सीधे धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, हमारी अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में दोस्तों, ठीक है, ये चीज यहाँ जानिए कि अस्थि मज्जा में हमारा रक्त बनता है, यानी खून बनता है। क्या बनता है, खून बनता है। हमारे शरीर का जितना भी रक्त होता है कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। कौन बनाता है, तो इसको भी थोड़ा सा विज्ञान वाले छात्र हमारे बेहतर जानते होंगे। स्टेम कोशिका कहा जाता है कि जो कि मतलब एक खून को बनाती है। कौन कौन से, आरबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो ये क्या करता है, स्टेम कोशिकाओं पे हमला करके उनके डीएनए को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। बेंजीन इसके डीएनए को जब नष्ट कर देता है तो ये जो कणिकाएं जो बनना होता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें जो है बनना बंद हो जाती हैं। उसके स्थान पे दूसरी कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि शरीर में रक्त की अनियमितता हो जाती है, ठीक है, रक्त की गड़बड़ी हो जाती है। बाद में यही आगे चल के ल्यूकीमिया बोला जाता है ना, रक्त कैंसर, ठीक है। तो बेंजीन से क्या हो जाता है, रक्त कैंसर। तो इसको देखिए, याद रखिए कैसे हम सेट करेंगे कि बेंजीन और रक्त कैंसर एक ही है। तो रक्त कैंसर भाई देखो, जिसको ब्लड कैंसर हो जाएगा
अगर से उसको ये न्यूज मिल जाए, ठीक, अगर जिसको ब्लड कैंसर हो जाए तो उसको अगर से ये न्यूज दे दिया जाए तो क्या होगा, वो जीते जी ही बिना जान का हो जाएगा, बेंजीन, बिना जान का, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, बिना जान का हो जाएगा जैसे ही उसको रक्त कैंसर की पता चलेगा, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं जो हमारा याद करने का थोड़ा सा ट्रिक है। क्या, पारा किसका गर्म होता है, छोटी माता का, मिनी माता का, ठीक है। पारा किसका गर्म होता है, राम जी की छोटी माता, ठीक। कैद में मियां है, यानी कैद में पति हैं, तो भी कैसे हैं, इटाई इटाई, यानी टाई लगा करके बैठे, ठीक है। कैसे, टाई लगा करके। फिर है आर्सेनिक। आर्सेनिक को हमने कैसे तोड़ा था, सैनिक। सैनिक के पैर में जूता कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। फुट में कैसा जूता होता है, ब्लैक। ब्लैक माने काला, काला जूता पहनते हैं। तो आर्सेनिक से जो है ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, ये टेट, ये जो टेट करवाई जा रही है अभी टीचर्स के लिए, तो उसका सब लोग विरोध कर रहे हैं, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो है, ये टेट की खबर से बहुत सारे हमारे साथी, उनका चेहरा कैसा हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है, ठीक है। फिर सीसा, लेड। हमको एनीमिया का पता कैसे लगता है, खून की कमी, जब हम अपना चेहरा जो है शीशे में देखते हैं, ठीक है। और रक्त कैंसर जब हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो क्या हो जाता है, बिना जान का हो जाता है, तो बेंजीन, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ मामला, ठीक। अब चलते हैं हम कि जल प्रदूषण को दूर करने के लिए या इसको निवारण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या भारत सरकार ने कोई कदम उठाया है। तो जी हाँ, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए एक अधिनियम आया था सन 1974। इसको आप याद रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ज्यादातर लोगों को याद रहता है 1986, लेकिन ये सारे अधिनियम याद नहीं रहते। तो जल प्रदूषण अधिनियम जो है ये कब है, 1974 में। 1974 में इसी अधिनियम का प्रयोग कर जो है, इसका काम क्या था, प्रदूषण पर रोक लगाना और जो जल निकायों की शुद्धता है उसको क्या करना, बहाल करना, ठीक है। तो इसी का प्रयोग करते हुए जो है दो जो है बोर्डों की स्थापना हुई, वैधानिक बोर्डों का गठन किया गया, ठीक। केंद्रीय स्तर पर जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, ये भी पूछा गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी, ठीक है, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर उसके बाद राज्य स्तर पे भी जो है नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है, गोमती नगर, लखनऊ में, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित ग्रीन प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। 2010 में इसकी जो है स्थापना की गई और इसका कार्य क्या था, पर्यावरण के मामलों का निपटारा करना, जल्दी से निपटारा करना, ठीक है। बहुत सारे मामले आते हैं, कोई फैक्ट्री लगाने जा रहा है तो वहां पर पर्यावरण प्रदूषण का जो है मामला बनता है, तो ऐसे मामले को जल्दी से निपटारा करने के लिए हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण वर्क करता है। इसके अलावा गंगा नदी के प्रदूषण दूर करने के लिए आप जान रहे होंगे, गंगा एक्शन प्लान आया था, जीएपी हम लोग आसानी से उसको कहते हैं, गंगा एक्शन प्लान सन 1985, ठीक है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, गंगा एक्शन प्लान आया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है और कार्य किया गया कि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया। 4 नवंबर 2008 को
राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा आगे एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसपे अभी आपको डिटेल में जो है पढ़ना चाहिएगा कि नमामि गंगे परियोजना 2014, नमामि गंगे परियोजना 2014, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं एनजीटी को जो है अपनी सुनवाई करने और फैसले लेने में कौन कौन से कानूनों को जो है शक्ति प्राप्त करता है। इसको कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा गया, इसको अलग से जो है आप अगर से कहीं नोट कर सके तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है जल प्रदूषण, जो अभी आप पिछले में देख चुके हैं, निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है। फिर है वन संरक्षण अधिनियम 1980, फिर है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसको अम्ब्रेला विधान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा अम्ब्रेला विधान किसको कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्यों? क्योंकि ये जल, वायु और भूमि को, ठीक है, जल, वायु और भूमि को एक साथ संरक्षित करता है और इसके लिए अन्य कानूनों का उपयोग करता है, इसलिए इसको जो है अम्ब्रेला संरक्षण या छाता विधान कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और फिर है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हमारे मित्रों को जो भी पूछता है इसमें से, चाहे वो वन्यजीव संरक्षण पूछे या जल प्रदूषण पूछे या वन संरक्षण पूछे या वायु प्रदूषण पूछे या पर्यावरण संरक्षण पूछे, तो हर बार एक समस्या आती है कि जो थोड़ा कम मेहनत करते हैं या यूं कह लीजिए जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा है तो उनको बस केवल एक ही उत्तर आता है 1986, ठीक है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप एक जगह इसको बना लीजिए, ठीक है। जिसको नहीं याद हो रहा हो तो इसका क्रम याद कर लेते हैं। कैसे कि सन 1972 में, ध्यान रखिएगा 72 को हम ऐसे तोड़ लेंगे बेहतर, पर्यावरण के लिए पहले बेहतर करने का प्रयास कब हुआ, 1972। उसके बाद दिमाग में बैठाइए कि पेड़ जो है कब उगेगा। पेड़ उगाने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत होगी, इसलिए जल संरक्षण। जब पानी बरसता है खेत में हमारे, तब वहां ढेर सारी घास वास उगने लगती है, तो वन आ गया। पानी आया, फिर क्या आएगा, वन आया। और जब वन उग जाएगा, पेड़ पौधे हमारे आसपास फैल जाएंगे, तो हमारे आसपास की वायु क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी सबसे पहले बेहतर किया गया, फिर जल गिराया गया, फिर उससे पेड़ उगा। जब पेड़ उगा तो वायु क्या हो गई, सही हो गई। और जब वायु सही हो गई तो पर्यावरण अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इन जो है अधिनियमों को आप इस तरह से याद कर लीजिए। सबसे पहले जल गिरता है, फिर वन उगता है, जब वन उगेगा तो वायु, फिर पर्यावरण सही हो जाएगा। और जब पर्यावरण सही हो जाएगा तो जैव विविधता जो है अपने आप 2002 में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एनजीटी इन अधिनियमों का प्रयोग करता है और किसका नहीं करता, तो जान लीजिए कि जो ऊपर लिखा है इसका प्रयोग नहीं करता 1972 का। और एक ये भी पूछा है, अभी मैंने देखा है पिछली किसी परीक्षा में, कि वन अधिकार अधिनियम 2006, ठीक है मित्रों। तो आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उपयोगी होगा, ठीक है। पसंद आए तो आप अपने सहयोगियों को भी शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।